बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं था बल्कि उसकी बातें सूझबूझ और सच्चाई की परिचायक होती थीं। यही वह महत्वपूर्ण कारण था कि अकबर के दरबार का वह रत्न था। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे अच्छा फूल कौन सा है? दरबारियों की भिन्न भिन्न राय आने लगी। जूही, चमेली, चंपा, कनक, बेला, रजनीगंधा, कचनार, हरसिंगार, गुलाब, कमल आदि अनेक फूलों के नाम दरबारियों ने गिनाए और इन फूलों को सर्वश्रेष्ठ मानने का कारण भी दरबारियों ने बताया। अकबर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा, दरबार में लगभग सभी दरबारी बोल चुके मगर बीरबल मौन साधे सबकी बातें सुनता रहा। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या बात है बीरबल, तुम अभी तक खामोश हो? तुम भी तो अपनी राय दो कि कौन सा फूल सबसे अच्छा होता है। जहांपना, दुनिया के सारे फूल खूबसूरत हैं। सभी के अपने अपने गुण हैं। कुछ फूल मन मस्तिष्क को सुवासित करते हैं तो कुछ फूलों में औषधीय गुण हैं। जहां तक सबसे अच्छे फूल की बात है तो मेरी समझ से एक ऐसा फूल जिसमें गंध नहीं, रस नहीं, रूप भी नहीं है सबसे अच्छा होता है। वह फूल है कपास। इससे धागे बनते हैं और उन धागों से वस्त्र, जिससे सारी दुनिया का तन ढकता है। अकबर उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और दरबार में उसके उत्तर को विवेकपूर्ण और सटीक बताया। अकबर द्वारा बीरबल के उत्तर की सराहना किए जाने से अन्य दरबारी चिढ़ गए और उनकी चिढ़ अकबर से छिपी न रह सकी। अकबर एक ऐसे बादशाह थे जो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। अपने दरबार में एक विद्वान दरबारी से द्वेष पालने वाले दरबारियों को देखकर उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन भी अकबर ने दरबार में एक प्रश्न किया, आप लोग बताएं कि पत्ता किसका अच्छा होता है। भृंगराज से लेकर ढाक के पत्ते तक के नाम दरबारियों ने बादशाह को बता दिए और उन पत्तों के अच्छे होने के कारण भी गिनाए। अकबर के दरबार का नजारा उस समय ऐसा हो गया मानो बहुत सारे वनस्पति शास्त्री और वैद्य वहां जमा होकर पौधों के औषधीय गुणों का बखान कर रहे हों। अकबर को दरबारियों का यह रंगढंग पसंद नहीं आया। उनमें अधिकांश एक दूसरे की बात काटकर अपनी बात मनवाने की चेष्टा कर रहे थे। बीरबल उस दिन भी चुप था मानो उसे दरबार में चल रही बहस से कुछ लेना देना ही न हो। थोड़ी देर के बाद जब दरबारियों का बोलना कुछ कम हुआ तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब तुम बताओ कि सबसे अच्छा पत्ता तुम किसे मानते हो? बीरबल ने सधे स्वर में कहा, जहांपना, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा पत्ता पान का पत्ता है। पान का पत्ता विविध औषधीय गुणों से भरपूर है। यह पूजा और विभिन्न संस्कारों के समय नैवेद्य की तरह इस्तेमाल होता है। देवताओं पर चढ़ता है। संकल्प लेने वाले बीड़ा, पान उठाकर अपने संकल्प की घोषणा करते हैं। मुख शुद्धि के रूप में पान खाने का प्रचलन है। इसका सबसे अच्छा और विशिष्ट गुण यह है कि शत्रुओं को भी पान खिलाकर मित्र बनाया जा सकता है। बीरबल के तर्कसंगत उत्तर से अकबर संतुष्ट हुए और उस दिन भी दरबार में बीरबल की सराहना की। जिस समय अकबर बीरबल की बातों की सराहना कर रहे थे उस समय दरबारी आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। अकबर का उद्देश्य दरबारियों में सद्भाव पैदा करना था। उन्हें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना सिखाना था। इसलिए तीसरे दिन भी दरबारियों से एक सवाल पूछा, मिठाई कौन सी बेहतर होती है? दरबारी अपनी आदत के अनुसार उस दिन भी तरह तरह की मिठाइयों को अच्छा बताते हुए उनकी खूबियां गिनाने लगे मगर बीरबल ने अकबर को यह कहकर मुग्ध कर लिया, जहांपना, बोली की मिठाई के आगे सारी मिठाइयां फीकी हैं। मीठी बोली से दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है। यह मीठी बोली ही माँ के मुंह से निकलकर शिशु में तरह तरह के ज्ञान का संचार करती है। बोली की मिठाई हो तो संकट की घड़ियां भी सहजता से कट जाती हैं।
अकबर ने तीसरे दिन भी बीरबल के उत्तर की तारीफ की। दरबारी उस दिन भी खुसुर फुसुर करने में व्यस्त रहे। चौथे दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, आज आप लोग बताएं कि कौन सा राजा सर्वोत्तम है। एक स्वर में सभी दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपसे बढ़कर कोई राजा हो ही नहीं सकता। अकबर ने उस समय देखा कि बीरबल खामोशी अख्तियार कर बैठा हुआ है और सभी दरबारी एक स्वर से अकबर को सबसे बेहतर राजा बताने के लिए तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। अपने दरबारियों की बातें अकबर मुस्कुराते हुए सुनते रहे। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, उन्हें भी अच्छी लग रही थी। पूरी चर्चा के दौरान जब बीरबल की खामोशी नहीं टूटी तब अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी तो कुछ कहो बीरबल। सबसे अच्छा राजा तुम्हें कौन लगता है। बादशाह द्वारा सीधे प्रश्न पूछे जाने पर बीरबल ने निःसंकोच उत्तर दिया, जहांपना, सबसे अच्छा राजा इंद्र है, जिसके राज्य में कोई देवता दुखी नहीं होता, सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जिसके आदेश से वर्षा होती है और वर्षा से धरती पर फसलें लहलहाती हैं और उन फसलों से धरती पर मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहता है। अकबर ने उस दिन भी बीरबल के उत्तर को प्रशंसा योग्य माना, मगर उसके समर्थन में किसी भी दरबारी का स्वर मुखर नहीं हुआ। पांचवें दिन दरबार में आते ही अकबर ने पूछा, सबसे अच्छा दूध किसका होता है। अधिकांश दरबारियों ने गाय के दूध को सबसे अच्छा बताया। कुछ ने बकरी, भैंस, ऊंट आदि के दूध का भी नाम लिया। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा दूध माँ का दूध है, जो जन्म के बाद से ही हमारे शरीर के पोषण और रोग निरोधी क्षमता के विकास का काम करना शुरू कर देता है। यदि माँ का दूध नहीं मिला होता तो हम में से कोई यहाँ उपस्थित होकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के योग्य नहीं होता। हम आज जो कुछ भी हैं वह माँ के दूध के कारण ही हैं। बीरबल के इस उत्तर का सभी दरबारियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। अकबर अपने आसन से उठकर बीरबल के समीप आए और उसे अपने गले से लगा लिया। दरबारियों ने फिर से तालियां बजाईं। इसके बाद अकबर ने सबसे अच्छा के संदर्भ वाला सवाल पूछना बंद कर दिया। उनका उद्देश्य दरबारियों में समरसता पैदा करना था और यह पूरा हो गया था। अकबर के जमाने में दिल्ली में एक ऐसा परिश्रमी व्यक्ति रहता था जो रूखी सूखी खाकर अपने परिश्रम की कमाई का 90% बचा लेता था। लोग उसे कंजूस या मक्खी चूस के नाम से जानते थे। साल भर की बचत से वह कोई बेशकीमती हीरे जवाहरात खरीदता था। उसकी झोंपड़ी में एक संदूकची थी, बहुत ही खूबसूरत संदूकची। इसी संदूकची में वह हीरे जवाहरात जमा करता था। झोंपड़ी में रहना, रूखी रोटी से पेट भरना और दिनरात मेहनत करके पैसे कमाना ही था उसका जीवन। वह कंजूस लकड़ियों पर नक्काशी का काम करता था। बादशाह के घर की संदूक, महल की सीढ़ियों के पाए, महल के गुंबद आदि उसने ही बनाए थे। उसकी नक्काशी से ये सभी भारतीय कला के अद्वितीय नमूने माने जाने लगे थे। समय बीतते बीतते कंजूस की संदूकची हीरे जवाहरात से भर गई थी। जाड़े का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कंजूस एक बोरसी में थोड़ी आग जला लिया करता था और रात को उसे झांपड़ी में एक किनारे रखकर सो जाया करता था। एक रात न जाने कैसे बोरसी की आग से झोंपड़ी में आग लग गई। झोंपड़ी धू धू कर जलने लगी। कंजूस कच्ची नींद से जागा और भागकर झांपड़ी से बाहर आया और बिल्ख बिल्ख कर रोने लगा। झोंपड़ी में आग लगने से आसपास के लोग जुट गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए। झांपड़ी की आग इतनी भड़क चुकी थी कि उस पर काबू पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। इधर कंजूस का विलाप और तेज हो रहा था। उसे इस तरह बिलखता देखकर कंजूस का एक पड़ोसी आया और उसे सांत्वना देने लगा कि इस 10-5 रुपए की झोंपड़ी के जलने से कोई ऐसा नुकसान तो होने वाला नहीं है जिसके लिए वह इतना विलाप कर रहा है।
उसने उसे समझाया कि वह चुप हो जाए। सारे पड़ोसी मिलकर उसके लिए एक झोंपड़ी कल ही तैयार कर देंगे। कंजूस ने बिलखते हुए बताया कि वह उस झोंपड़ी के लिए नहीं रो रहा है, बल्कि अपने जीवन भर की कमाई के लिए रो रहा है, जो हीरे जवाहरातों की शक्ल में उस झोंपड़ी में एक संदूकची में बंद है। उसकी बात सुनकर उसका वह पड़ोसी बोला, यदि वह उस संदूकची को निकालकर ला दे तो कंजूस उसे क्या देगा? कंजूस ने बिना कुछ सोचे कहा, जो कहोगे भाई वह दे दूंगा। उसके पड़ोसी ने कहा, मैं मनचाहा तुम्हें दे दूंगा और शेष अपने पास रख लूंगा। बोलो मंजूर हो तो मैं आग में घुसने का जोखिम उठाऊं। कंजूस की हालत मरता क्या न करता वाली थी। उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, उसकी संदकूची कहाँ पर रखी है? खाट के नीचे। कंजूस ने कहा। झोंपड़ी बहुत छोटी थी। उसमें खाट तलाशना मुश्किल काम नहीं था। देखते ही देखते पड़ोसी ने खुद को एक कंबल में लपेट लिया और आग बेधकर झोंपड़ी में प्रवेश कर गया और शीघ्र ही संदूकची लेकर बाहर आ गया। अपनी संदूकची देखकर कंजूस की जान में जान आ गई। उसने रोना बंद कर दिया। पड़ोसी की नजर संदूकची पर पड़ी। इतनी सुंदर संदूकची उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उसने कंजूस से संदूकची की चाबी ली और ताला खोलकर उसमें रखे हीरे जवाहरात को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उसने सोचा, इतने सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो किसी राजा के खजाने में भी नहीं होंगे। हीरे जवाहरात देखकर पड़ोसी लोभ में पड़ गया और सारे हीरे जवाहरात अपने पास रखकर वह कंजूस को खाली संदूकची वापस करने लगा तो कंजूस बिगड़कर बोला, यह ठीक है कि संदूकची लाने में तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुम चाहो तो आधे जवाहरात ले लो, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं करो। मगर पड़ोसी माना नहीं। दोनों में झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि मामला बादशाह के पास पहुंच गया। अकबर ने अपने दरबार में दोनों की दलीलें सुनी, फिर मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपकर दूसरे कार्यों में लग गए। बीरबल ने पहले कंजूस की व्यथाकथा सुनी। बीरबल को कंजूस ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर बीरबल ने कंजूस के पड़ोसी से पूछा, वह क्यों विवाद कर रहा है? उस पड़ोसी ने कहा, शर्त के मुताबिक मैं मनचाहा उसे दे रहा हूं और शेष अपने पास रख रहा हूं तो वह मानता ही नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, तुम्हारा मनचाहा क्या है और क्यों है? पड़ोसी बोला, मेरा मनचाहा वह संदूकची है जो अति सुंदर है और कला का बेहतरीन नमूना है। बीरबल ने पड़ोसी से कहा, ठीक है, अब मनचाहा तुम रख लो और शेष उसे दे दो। अच्छे पड़ोसी आपस में नहीं लड़ते हैं, और इस तरह लड़ने वालों के लिए दंड भी तो है। बीरबल की बात काटने की पड़ोसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बीरबल ने उसे चेता भी दिया था कि उसकी बात काटने का मतलब दंड का भागी बनना है। बीरबल के सामने ही कंजूस को सारे हीरे जवाहरात उसके पड़ोसी ने दे दिए और खुद संदूकची लेकर चला गया। जब कंजूस बीरबल का आभार जताकर जाने लगा तब बीरबल ने उससे कहा, सुनो, घर जाकर इसी तरह की 2 संदूकची बनाओ। एक में अपने हीरे जवाहरात रख लेना और दूसरी मेरे पास छोड़ जाना। कंजूस खुशी खुशी वहां से लौट आया और अपनी झोंपड़ी दुरुस्त करने में लग गया। अकबर की बड़ी बेगम गर्भवती थीं। उनकी देखभाल के लिए अकबर ने विशेष प्रबंध करा रखे थे। स्वयं बड़ी बेगम का हाल जानने के लिए अकबर बिना नागा उनके महल में जाते थे। अकबर को इस बात का बहुत अफसोस था कि लगातार देखभाल और दवा दारू के बाद भी कभी बड़ी बेगम ने उन्हें यह नहीं कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है। हमेशा कोई न कोई शारीरिक शिकायत बेगम को बनी रहती। कभी शरीर में सूजन तो कभी सिर में दर्द, कभी हाजत की कमी तो कभी भूख ही गायब। उल्टियों के मारे तो बेगम हमेशा पस्त और बेहाल बनी रहती। कभी कभी अकबर बेगम की शिकायतों से चिढ़ जाते।
अन्य बेगमों ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए अकबर के कान भरने शुरू कर दिए थे कि बादशाह का प्यार पाने के लिए बड़ी बेगम कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही हैं। धीरे धीरे अकबर को भी बड़ी बेगम के नाजोअदा पर संदेह होने लगा। नियत समय पर बड़ी बेगम को बच्चा हुआ, उनकी देखभाल के लिए उच्च स्तर की व्यवस्था हुई, मगर फिर भी बेगम पीलिया रोग से ग्रस्त हो गईं। बेगम की चिकित्सा के लिए भी आला इंतजाम हुए। अभी बड़ी बेगम का इलाज चल ही रहा था कि एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार करने निकल गए। जंगल में पहुंचने के बाद अकबर के खादिमों ने उनके लिए तंबू गाड़ दिए। अकबर ने तय किया था कि वे एक सप्ताह तक राजधानी की आपाधापी और सियासत की उलझनों से दूर रहकर जंगल में प्राकृतिक सुषमा का आनंद उठाएंगे। पक्षियों का कलरव और झरनों का संगीत सुनेंगे, पुष्पों से सुवासित घाटी की हवा का आनंद लेते हुए अपने को तरोताजा करने के बाद ही लौटेंगे। इस बीच उन्हें बड़ी बेगम की बीमारी की याद अवश्य आ रही थी, मगर उन्होंने अपने दिल को मजबूत बनाते हुए खुद को समझा लिया था कि बेगम का इलाज उनकी सल्तनत का सबसे जाना माना हकीम कर रहा है और उसका मानना है कि बेगम को जान का खतरा नहीं है। ऐसे में राजधानी की आपाधापी में लौटने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में 2-4 दिन सुकून से व्यतीत करना इस समय उन्हें अधिक माकूल लग रहा था। एक दिन जंगल में बीरबल के साथ किसी शिकार की टोह में अकबर एक पहाड़ी झरने के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने एक गर्भवती महिला को उधर से गुजरते देखा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वह महिला लताओं से ढंकी जमीन के पास गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसववेदना पर वह महिला खुद अपने प्रयासों से काबू पा रही थी। यह देखकर अकबर के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद ही उस महिला ने अपने नवजात शिशु की सफाई की, फिर झरने से पानी लेकर खुद को साफ किया और वहीं कमल के पत्तों में उसने बच्चे को लपेट लिया। फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगी। अकबर जैसे आश्चर्यलोक में भ्रमण कर रहे थे। उस महिला को वे तब तक टकटकी लगाए देखते रहे जब तक कि वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके ओझल हो जाने के बाद अकबर की तंद्रा टूटी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने उस बहादुर महिला को देखा? कितना हैरतअंगेज था उसका यहाँ बिना किसी सुविधा के बच्चा जन्ना, फिर खुद को और बच्चे को साफ करके उसका जाना। मैं तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाया। बीरबल ने कहा, जहांपना, जंगल के जीवन में कुछ भी हैरतअंगेज नहीं होता। यहाँ जीने के लिए रोज हर जीव को संघर्ष करना पड़ता है। जानवर हो या आदमी, सबके लिए संघर्ष अनिवार्य है। इस संघर्ष के कारण ही उस महिला को दर्द सहने की लत सी पड़ गई होगी। इसलिए प्रसव के बाद भी वह अपनी पीड़ा भूलकर अपने नवजात शिशु की सफाई आदि कर सकी और पैदल चलते हुए घर जा सकी। बीरबल के ऐसा कहने के बाद भी अकबर के ज़हन में उस महिला के प्रसव का दृश्य कौंधता रहा। इस दृश्य के कारण ही अकबर के मन में यह बात गहरे बैठ गई कि प्रसव को लेकर महिलाएं जो दर्द और परेशानियां बताती हैं, उसमें सच्चाई नहीं हो सकती। यह कैसे संभव है कि प्रसव से एक महिला पीड़ित हो और दूसरी को पीड़ा हो ही नहीं? आखिर औरत की प्रकृति तो हर जगह एक जैसी है। जंगल में शिकार खेलते हुए 7 दिन बिताने के बाद अकबर अपने मन पर यही बोझ लिए लौटे कि उनकी बड़ी बेगम, जिन्हें वे बेहद प्यार करते हैं, उनसे बीमार होने का झूठा बहाना करती रहीं। प्रसव के समय जिन कठिनाइयों का हवाला वे देती रहीं, वैसा कुछ नहीं होता। यदि होता तो उस आदिवासी औरत को भी तो उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। राजधानी लौट आने के बाद अकबर सियासत के कार्यों में व्यस्त हो गए और बड़ी बेगम की कोई खोज खबर नहीं ली। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, पखवाड़ा और महीना बीत गया, मगर अकबर बड़ी बेगम के महल में झांकने तक नहीं गए। बड़ी बेगम अकबर के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। चिंता में उनके दिन व्यतीत हो रहे थे।
अकबर की बेरुखी से आहत थी बड़ी बेगम। एक दिन बीरबल किसी काम से बड़ी बेगम के महल में आया। अवसर देखकर बड़ी बेगम ने बीरबल से अपने मन की पीड़ा कह दी। यह जानकर कि अकबर बड़ी बेगम के महल में महीनों से नहीं आए हैं, बीरबल भी चकित हो गया। मगर जब बड़ी बेगम ने बीरबल से कहा कि शिकार खेलने जंगल जाते समय ही उन्होंने आलीजाह को भर नजर देखा था, उसके बाद से उनके दीदार के लिए उनकी आंखें तरस गई हैं, तब बीरबल को जंगल में आदिवासी महिला के प्रसव की घटना याद हो आई और उसने समझ लिया कि अकबर किन कारणों से बड़ी बेगम के महल में नहीं आ रहे हैं। कुछ देर विचार करने के बाद बीरबल ने बड़ी बेगम से कहा, बेगम साहिबा, आप शाही महल के बागों के मालियों को बुलाकर हुक्म दे दें कि कोई भी बाग के पौधों की सिंचाई अगले आदेश तक नहीं करे, और यदि बादशाह उनसे जवाब तलब करें तो उन्हें कह दिया जाए कि बड़ी बेगम के हुक्म से बाग के पौधों की सिंचाई बंद कर दी गई है। बड़ी बेगम का हुक्म हुआ है कि जब जंगल में लाखों पौधे प्राकृतिक सिंचाई से ही बढ़ते हैं, तब शाही बाग के पौधे भी प्राकृतिक ढंग से ही बढ़ेंगे। इनके लिए विशेष व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। बीरबल के ऐसा समझाने पर बड़ी बेगम ने कहा, लेकिन बीरबल, इससे तो बादशाह खफा हो जाएंगे। आप जानते हैं कि बादशाह सलामत को फूलों से कितना लगाव है। शाम को वे शाही बाग में न टहलें तो रात को उन्हें नींद नहीं आती। बाग की सिंचाई बंद कराकर तो मैं उनके कोप की भागी ही बनूंगी। नहीं बेगम साहिबा, बादशाह आप पर खफा नहीं होंगे, बल्कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरा भरोसा करें और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करें, बीरबल ने कहा। बड़ी बेगम ने उसी दिन शाही बाग के मालियों को बुलाया और उन्हें फरमान सुना दिया कि अभी से शाही बाग के पेड़ पौधों की सिंचाई बंद रहेगी, और यदि बादशाह पूछें तो बता देना कि यह मेरा हुक्म है। इसके बाद भी बादशाह नाराज हों तो उन्हें कह देना कि मैंने कहा है कि जंगल में पौधों की देखरेख जिस तरह प्रकृति करती है, वैसे ही शाही बाग के पौधों को भी प्रकृति देखेगी। बड़ी बेगम का आदेश मिलते ही बाग की सिंचाई का काम बंद हो गया। एक सप्ताह बीतते बीतते पौधे कुम्हलाने लगे। फूलों में ताजगी नहीं रही। बाग बेनूर सा होने लगा। एक दिन शाम को अकबर ने टहलते समय बाग के पौधों की हालत देखी तो भांप लिया कि पौधों की सिंचाई नहीं हो रही है। अकबर ने इस लापरवाही के लिए मालियों को बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। अकबर की फटकार सुनने के बाद एक माली ने साहस करके अकबर को बताया कि बाग की सिंचाई का काम बड़ी बेगम के हुक्म से बंद किया गया है। बड़ी बेगम का कहना है कि प्रकृति जिस तरह जंगल के पेड़ पौधों की सुरक्षा करती है, वैसे ही बाग के पौधों की भी करेगी। कृत्रिम सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अकबर ने जब यह बात सुनी तो सारा माजरा उनकी समझ में आ गया। बड़ी बेगम से उनकी नाराजगी जाती रही। उन्होंने तुरंत अपना रुख बड़ी बेगम के महल की ओर कर लिया। बादशाह अकबर को अपने महल में आया देख बड़ी बेगम मन ही मन बहुत खुश हुई और उनकी खुशी का तब कोई ठिकाना न रहा जब अकबर ने उनसे कहा, बेगम, माली को बुलाकर बाग की सिंचाई में लग जाने का हुक्म दे दीजिए। बेगम ने वैसा ही किया। बादशाह की वापसी के बाद बड़ी बेगम मन ही मन बीरबल का शुक्रिया अदा करने लगीं। अकबर के जमाने में दिल्ली के पास के एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर पैसे जमा कर 30 अशर्फियां इकट्ठी की थीं। एक बार उस वृद्ध व्यक्ति को तीर्थ करने की इच्छा हुई। उसने सोचा सारा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो गया, अब आखिरी घड़ी में कुछ पुण्य का काम कर लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने 5 अशर्फिया राह खर्च के लिए अपने पास रख लीं और 25 अशर्फिया लेकर अपने एक परिचित नौजवान को खोजने निकल पड़ा। उसने सोचा ये 25 अशर्फिया उस नौजवान को सौंप देगा और जब वह तीर्थाटन से लौटेगा तब ये अशर्फिया उससे वापस ले लेगा।
इन अशर्फियों के सहारे जीवन के बाकी दिन आराम से कट जाएंगे। अब उसे जीना भी कितने दिन है। परिचित नौजवान उसे नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ मिला। उसने उस नौजवान से अपनी तीर्थ पर जाने की मंशा बताई और उसे 25 अशर्फियां गिनकर सुरक्षित रखने के लिए दे दी। बूढ़े ने उस नौजवान से कहा, तुम मेरे पुत्र के समान हो। यदि कोई मेरा बेटा होता तो तुम्हारी ही उम्र का होता। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने जीवन भर की कमाई सौंपकर जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दोगे। नवयुवक ने खुशी खुशी अशर्फियां अपने पास रख लीं। बूढ़ा वहीं से तीर्थयात्रा पर निकल गया। लगभग 1 वर्ष के बाद वह बूढ़ा तीर्थयात्रा से लौटा और उस युवक के पास अपनी 25 अशर्फियां लेने के लिए गया। मगर बूढ़े को बड़ी निराशा हाथ लगी। उस नवयुवक ने बूढ़े को अशर्फी देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे पास किसी की दी हुई एक अशर्फी भी नहीं है और आप 25 अशर्फी की बात कर रहे हैं। जरूर आपका दिमाग चल गया है। बूढ़े ने बड़ी मिन्नत की मगर युवक यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि बूढ़े ने साल भर पहले उसे 25 अशर्फियां सुरक्षित रखने के लिए दी थीं। बूढ़ा हताश होकर फूट फूट कर रोने लगा, मगर युवक उसकी रुलाई से भी नहीं पसीजा। वह लगातार हठ करता रहा कि बूढ़े को न तो वह जानता है, न पहले कभी उससे मिला है, न उससे उसने 25 अशर्फियां ली हैं। बूढ़े का विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए। उन लोगों ने बूढ़े से अपनी फरियाद लेकर बादशाह के दरबार में पेश होने की राय दी। हताश होकर बूढ़ा अकबर के दरबार में हाजिर हुआ और वहां रोते रोते अपनी व्यथाकथा बादशाह को सुनाई। अकबर ने सिपाहियों को भेजकर उस युवक को पकड़कर दरबार में लाने का हुक्म दिया और इस अजीबोगरीब मामले के निपटारे के लिए बीरबल को भी बुलवा लिया। अकबर के निर्देश पर बीरबल ने अपने कक्ष में बूढ़े और नवयुवक को ले जाकर बैठाया और उनके बीच विवाद के कारणों को समझने के लिए बारी बारी से नवयुवक एवं बूढ़े की बातें सुनी। नवयुवक ने बीरबल से कहा, यह बूढ़ा सिरफिरा है। मैं इसे जानता नहीं, कभी इससे मिला नहीं, मगर यह बूढ़ा मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैंने इसकी 25 अशर्फियां हड़प ली हैं। बीरबल को उस नवयुवक की बातों में दबंगता का एहसास हुआ और उसने उस नवयुवक को क्रोध शांत करने के लिए कहते हुए उसे पास रखे हुए तख्त पर बैठ जाने के लिए कहा। फिर नवयुवक को सांत्वना देते हुए कहा, क्रोध मत करो। क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है। मगर शायद मैं भी तुम्हारी जगह पर होता और मुझ पर भी यदि झूठा आरोप मढ़ा जाता तो मुझे भी क्रोध आ जाता। बीरबल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा तड़प उठा। उसने बीरबल से कहा, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा दीवान साहब। खुदा से डरने वाला इंसान हूं मैं। अपनी जिंदगी मैंने मेहनत मशक्कत करके बिताई है। जिंदगी भर जो मैंने आड़े वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा करके बचाया, वही 25 अशर्फियां मैं इस युवक को सौंपकर चला गया था। अशर्फियां मैंने इसे इसलिए सौंपी थीं कि मेरा कोई सगा इस दुनिया में नहीं है। तीर्थयात्रा पर जाने के बाद मेरा घर तन्हा रह जाता और इस तन्हा घर में मेरी अशर्फियां सुरक्षित नहीं रह जाती। अपने गांव में यही युवक कभी कभी मुझसे आदाब बंदगी करता था, जिसके कारण मेरा भरोसा इस पर हो गया और मैं इसे अशर्फियां देकर तीर्थयात्रा पर निकल गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नौजवान मुझे धोखा भी दे सकता है। बीरबल ने बूढ़े की बात सुनी और उसके बाद पूछा, तुमने इस युवक को अशर्फियां कहाँ दी थीं? बूढ़े ने युवक को अशर्फियां देने का पूरा किस्सा बयां करके बताया। मैंने युवक को अपने गांव से गुजरने वाली नदी के किनारे खड़े आम के पेड़ के नीचे अशर्फियां सौंपी थीं। उसकी दास्तान सुनने के बाद बीरबल ने बूढ़े से कहा, जाओ, जाकर गवाही के लिए उस पेड़ को बुला लाओ। बीरबल के ऐसा कहने पर वह बूढ़ा चकरा गया और बोला, मगर दीवान साहब,
पेड़ कैसे गवाही देने आ सकता है? मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन मैंने कभी किसी पेड़ को चलते नहीं देखा। बीरबल ने कहा, तुम जाकर पेड़ से कहना, यह शाही फरमान है पे। तुम्हें बीरबल ने गवाही देने के लिए अपने पास बुलाया है। तुम चलो और मुझे न्याय दिलाने के लिए गवाही दे दो। तुम्हारे ऐसा कहने पर पेड़ मेरे पास आकर गवाही दे जाएगा। तुम्हें मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। बीरबल का आदेश पाकर बूढ़ा उसके कक्ष से चला गया। वह हताश था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल के इस बिना सिर पैर के फरमान का क्या मतलब है। वह जानता था कि पेड़ न कभी चला है और न अब चलेगा, मगर उसकी मजबूरी थी कि वह पेड़ के पास जाए और उससे गवाही देने चलने के लिए कहे। ऐसा नहीं करने पर वह हुक्म उदूली के जुर्म का दोषी माना जाता। बूढ़े को भेजकर बीरबल अपने काम में लग गया। उसकी मेज पर कागजों के पुलिंदे पड़े थे, जिन्हें उठा उठाकर वह पढ़ने लगता, फिर उन पर कुछ लिखता और लपेटकर रख देता। नवयुवक तख्त पर खामोश बैठा था। काफी देर गुजर जाने के बाद बीरबल ने अचानक उस युवक से पूछा, बूढ़ा उस पेड़ तक पहुंच चुका होगा? युवक ने कहा, अभी कहाँ। पेड़ गांव की नदी के पास है। वहां तक जाने के लिए ऊबड़-खाबड़ राह है, जिस पर तेज नहीं चला जा सकता। युवक की बात सुनकर बीरबल चुप हो गया और अपने काम में पहले की तरह व्यस्त हो गया। शाम ढलने के बाद वह वृद्ध थकाहारा और हताश बीरबल के कक्ष में पहुंचा। उसे खाली हाथ अकेला आया देखकर युवक मुस्कुराया। बीरबल ने उस युवक को मुस्कुराते देख लिया और वह भी मुस्कुराने लगा। बूढ़े ने हताश स्वरों में बीरबल से कहा, हुजूर, पेड़ नहीं आया। मैंने उसे शाही फरमान के एक एक शब्द कहे। कई बार उसके सामने शाही फरमान सुनाया, लेकिन पेड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हारकर मैं आपके पास अकेला लौट आया। अब आपका जो हुक्म हो मैं मानूंगा। इसके सिवा और क्या कर सकता हूं मैं? बीरबल ने उस बूढ़े की ओर हंसते हुए देखा और कहा, घबराओ नहीं। शाही फरमान सुनने के बाद पेड़ की आत्मा मेरे पास पहुंचकर बता गई कि तुमने 1 साल पहले इस युवक को 25 अशर्फियां दी थीं, तब तीर्थ यात्रा पर गए थे। इतना कहने के बाद उसने सिपाहियों से उस युवक को गिरफ्तार कर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। फिर स्वयं अकबर के सम्मुख पहुंचकर अपने न्याय तक पहुंचने की पूरी घटना सुना दी और कहा, जब मैंने पूछा था उस पेड़ तक बूढ़ा पहुंचा होगा या नहीं, तब इस युवक ने उस पेड़ तक पहुंचने की कठिन राह और उसके स्थान की जानकारी दी। यही प्रमाणित कर देता है कि युवक को बूढ़े ने अशर्फियां दी थीं। अकबर के डपटने पर युवक ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बूढ़े की अशर्फियां लौटा दीं। अकबर ने उस युवक को अमानत में खयानत के जुर्म में कारागार में डाल दिया। बादशाह अकबर की कई बेगमें थीं। बड़ी बेगम की वे बहुत इज्जत करते थे। बड़ी बेगम बहुत समझदार थीं। बादशाह उनसे सियासत की बातें भी करते और जरूरत पड़ने पर सत्ता की उलझनों पर भी चर्चा करते। बादशाह की छोटी बेगम बहुत खूबसूरत थी। अकबर उस पर फिदा थे। उसे दिलोजान से चाहते थे। जब भी उन्हें तबीयत बहलाने की जरूरत महसूस होती वे छोटी प्यारी बेगम के पास चले जाते। छोटी बेगम को बादशाह प्यारी बेगम कहकर बुलाते थे। जैसा कि महलों में सदियों से होता आया है, वैसा ही अकबर के महलों में भी हो रहा था। बेगमों में होड़ सी लगी रहती थी कि बादशाह उसके महल में अधिक दिनों तक रुकें। बादशाह को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी चालें चली जातीं। बादशाह महल की अंदरूनी सच्चाइयों से वाकिफ थे। इसी तरह की रस्साकशी के बीच प्यारी बेगम किसी बेगम की साजिश का शिकार हो गई और बादशाह अपनी इस प्यारी बेगम पर इस हद तक नाराज हो गए कि उसे हुक्म सुना दिया कि अब तुम्हें जहां जाना है जाओ। इस महल में जो भी चीज तुम्हें प्यारी हो उसे उठाओ और यहां से जितनी जल्दी हो दफा हो जाओ।
बादशाह का ऐसा हुक्म सुनकर प्यारी बेगम जैसे आसमान से गिरी। उसे सपने में भी यकीन नहीं था कि कभी बादशाह उसे इस कदर जलील कर महल से निकल जाने को कहेंगे। उसने बादशाह को मनाने की कोशिशें की पर बादशाह टस से मस नहीं हुए। उसकी तमाम मिन्नतें अकारत गईं। अंत में हुक्म उदूली के जुर्म से बचने के लिए उसने महल त्यागने का निर्णय ले लिया। बीरबल किसी काम से उसी दिन प्यारी बेगम के महल में आया हुआ था। उसे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि बादशाह ने प्यारी बेगम को महल से दूर चले जाने का फरमान सुना दिया है। बीरबल अपने सामान्य उमंग में महल में इधर उधर आ जा रहा था। उसने महसूस किया कि महल में मातमी माहौल है। कनीजे उदास हैं। उसे समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। तभी उसकी नजर प्यारी बेगम के कमरे की तरफ गई तो वहां एक विचित्र सा मंजर उसे दिखाई पड़ा। प्यारी बेगम सुबक सुबक कर रो रही थी और अपने सामान समेट रही थी। बक्से, संदूकची आदि इधर उधर बिखरे पड़े थे। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे प्यारी बेगम पीड़ित हुई हैं और महल छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। बीरबल को प्यारी बेगम से बहुत लगाव था क्योंकि प्यारी बेगम निष्कपट, भोली और बेहद मासूम थी। अन्य बेगमें तरह तरह की साजिशें रचकर या स्वांग करके बादशाह को अपने करीब लाने के प्रयास में लगी रहती थीं। प्यारी बेगम वैसा कुछ भी नहीं करती थी। बादशाह की अन्य बेगमों के प्रति उसके मन में सम्मान भाव था। वह कभी किसी बेगम का अहित नहीं चाहती थी। उसकी यही आदतें बादशाह को पसंद आती थीं। प्यारी बेगम के कमरे में झांकने के बाद बीरबल उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठा और लंबे डग भरता हुआ प्यारी बेगम के कक्ष के समक्ष जा पहुंचा। प्यारी बेगम ने जब बीरबल को अपने कक्ष के द्वार पर देखा तो उसके धैर्य का बांध टूट गया और वह हिचकियां ले लेकर रो पड़ी। दुख की घड़ी में अपना सा कोई चेहरा सामने आते ही संकोच के सारे पर्दे ध्वस्त हो जाते हैं। प्यारी बेगम के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीरबल ने उसे सांत्वना देकर चुप कराया और उससे रोने का कारण पूछा। प्यारी बेगम ने सुबकते हुए कहा, मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम मेरे भाई के समान हो बीरबल, इसलिए मैं तुम्हें निःसंकोच अपनी पीड़ा बताऊंगी। आलीजाह ने मुझे यह महल छोड़कर कहीं भी चले जाने का हुक्म सुना दिया है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आलीजाह के प्यार की दीवानी में इस तरह की स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम ही सोचो, यदि मैं मायके भी जाती हूं तो वहां लोग क्या कहेंगे? मेरे चले जाने के बाद जब बादशाह सलामत की तबीयत नाशाद होगी तब वे कहाँ जाएंगे? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। इतना कहने के बाद प्यारी बेगम फिर रोने लगी। बीरबल को अब तक प्यारी बेगम की समस्या का अंदाज लग चुका था। उसने प्यारी बेगम को ढांढस बंधाते हुए कहा, बेगम साहिबा, धैर्य से काम लीजिए। आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। आपने मुझे भाई कहा है तो इस भाई पर भरोसा भी रखिए और मुझे बादशाह सलामत के वही अल्फाज सुनाइए जिन अल्फाजों में उन्होंने आपको महल से निकल जाने का हुक्म सुनाया है। प्यारी बेगम ने लंबी सांस लेकर कहा, बादशाह सलामत ने मुझसे कहा, बहुत हो चुका प्यारी बेगम। अब तुम यहाँ से अपनी प्यारी चीजें लेकर जितनी जल्दी हो महल से निकल जाओ। जहाँ जाना है जाओ। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, ठीक है बेगम साहिबा। दिल को मजबूत करें और अपने मायके जाने की तैयारी करें। महल में 2 पालकियां तैयार कराएं। बाकी इंतजाम मैं कर दूंगा। प्यारी बेगम एक बार फिर हताश सी नजर आई। कहाँ तो उसे उम्मीद बंधी थी कि बीरबल के हस्तक्षेप से कोई ऐसी राह निकलेगी कि उसे महल नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर यह बीरबल ही है जो उसे मायके जाने के लिए तैयार हो जाने की सलाह दे रहा है। उसने हताश स्वर में बीरबल से पूछा, 2 पालकी का क्या होगा? दिलासा देते हुए पुनः बीरबल ने कहा, सब बताऊंगा, पहले जितना बताया उतना करें।
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहकर बीरबल वहां से निकल गया। प्यारी बेगम ने महल में 2 पालकियां मंगा लीं। पालकियों को ढोने के लिए कहार बुला लिए। यह सारा इंतजाम करके वह बीरबल की राह देखने लगी। उसे अधिक इंतजार करना नहीं पड़ा। बीरबल शीघ्र ही लौट आया। उसने एक पुड़िया प्यारी बेगम को थमाते हुए कहा, बेगम साहिबा, आज शाम को आप बादशाह के महल में जाएं और उनसे गुजारिश करें कि अब जब आप अपना महल छोड़कर जा रही हैं, तब आपकी दिली ख्वाहिश है कि जाते जाते अपने महल में बादशाह के साथ एक गिलास शरबत पिए और किसी भी तरह अनुनय विनय कर बादशाह को अपने महल में आने के लिए तैयार कर लें। जब बादशाह आ जाए तो उन्हें जिस गिलास में शरबत पेश करें, उसमें इस पुड़िया का चूर्ण पहले से डालकर रखें। शरबत पीते ही बादशाह को गहरी नींद आ जाएगी। आपके मायके तक का सफर कहार रात भर में तय कर लेंगे और हकीम का दावा है कि इस दवा का असर दूसरे दिन दोपहर तक रहेगा। अपने मायके पहुंचकर आप बादशाह की तीमारदारी में लग जाएं। जब बादशाह को होश आए तब आप उनसे कह सकती हैं कि इस महल में जो आपकी सबसे प्यारी चीज थी, वह आप लेकर महल छोड़ आई हैं। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बेगम मासूम तो थी ही, बीरबल की सलाह पर अमल करना उसे कठिन लग रहा था। इसलिए उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे, जिन्हें देखकर बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, मैं दिल से महसूस कर रहा हूं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अनुचित है, इसलिए मैं आपका साथ दे रहा हूं। मेरा भरोसा करें, जहां कहीं भी जरूरत होगी वहां आप मुझे अपने साथ पाएंगी। बीरबल की इन बातों से बेगम में साहस का संचार हुआ और वह पूरी तन्मयता से बीरबल की बताई योजना पर काम करने लगी। सारे इंतजाम कर शाम को वह अकबर के महल में गई। अकबर ने उसे देखा, लेकिन अकबर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, किंतु जब प्यारी बेगम ने महल छोड़ने से पहले साथ में एक गिलास शरबत पीने की इच्छा व्यक्त की तो अकबर पिघल गए और वे प्यारी बेगम के साथ साथ ही उसके महल आ गए। प्यारी बेगम ने अपने महल में अकबर को पूरी इज्जत के साथ बिठाया और बेहद नजाकत के साथ उनके सामने शरबत पेश किया। अकबर ने शरबत पिया। बेहद लजीज था शरबत। शरबत पीने के बाद अपनी जीभ होठों पर फेरी। मन ही मन सोचा कि कितनी लज्जत थी शरबत में। ऐसी तरावट पैदा हुई है कि सोने को जी चाहता है। ऐसा सोचते सोचते अकबर ने पलंग का मसंद सीधा किया और उस पर लेट गए और फिर गहरी बेहोशी की नींद में डूब गए अकबर। प्यारी बेगम बाहर आई और कहारों को इशारा किया, कनीजों को बुलाया। देखते देखते अकबर को एक पालकी में सुला दिया गया और दूसरी पालकी में प्यारी बेगम बैठ गई। इस तरह प्यारी बेगम की प्यारी चीज के साथ मायके यात्रा शुरू हुई। बीरबल ने बादशाह और प्यारी बेगम के लिए घुड़सवारों का एक दस्ता तैयार रखा था, जो दूर से ही दोनों पालकियों की निगरानी कर रहा था। इस तरह प्यारी बेगम अपनी प्यारी चीज के साथ अपने मायके पहुंच गई। मायके के लोगों ने प्यारी बेगम को इस हाल में अचानक अपने बेहोश पति के साथ आया देखा तो घबरा गए। वे प्यारी बेगम से पूछने लगे, बताओ क्या हुआ है। प्यारी बेगम ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, सब बताऊंगी, मगर पहले इन्हें होश में तो आने दो। बेहोश अकबर को पालकी से उतारा गया, कमरे में लाकर पलंग पर सुलाया गया। प्यारी बेगम भी रात भर की यात्रा में जगी रही थी, इसलिए वह भी सो गई। दोपहर में प्यारी बेगम जगी। स्नान आदि करके वह तैयार हुई और अकबर के सिरहाने बैठकर उनका सिर सहलाने लगी। थोड़ी देर में अकबर की नींद खुल गई। पहले तो उनकी नजर प्यारी बेगम की सलोनी सूरत पर पड़ी। फिर वे मुस्कुराते हुए सोचने लगे, कितनी प्यारी है यह बेगम, कितना सुकून भरा है इसके स्पर्श में कि इसके पास होने से मुझे दिन दुनिया की चिंता ही नहीं रहती है।
लगता है कि सारे जहां का सुकून इसकी गोद में भरा है। थोड़ी देर तक अकबर पलकें मूंदे प्यारी बेगम के स्पर्श का सुख महसूस करते रहे। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने तो प्यारी बेगम को महल से निकल जाने का हुक्म दे दिया था। फिर अकबर को धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगीं। प्यारी बेगम का आना, शरबत पीने की गुजारिश करना, शरबत का लजीज स्वाद आदि। अचानक अकबर ने अपने चारों तरफ देखा। कुछ भी पहचाना नहीं, सब कुछ अनचीदा, अनजाना। अकबर उलझन में पड़ गए। यह कहाँ आ गया हूं मैं? यहाँ कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसे पहले कभी देखा हो सिवा प्यारी बेगम के। अकबर के मन में चल रही कशमकश का अंदाज प्यारी बेगम को हो चुका था, इसलिए उसने बहुत प्यार से पूछा, क्या बात है मेरे सरताज? क्या सोच रहे हैं आप? प्यारी बेगम, मैंने तो आपको महल से निकल जाने का हुक्म सुनाया था, अकबर ने उलझन भरे स्वर में पूछा। आलीजा, मैंने हुक्म का पालन किया है। आपने हुक्म दिया था कि जो भी चीज मुझे प्यारी हो उसे लेकर मैं महल से निकल जाऊं, और मैंने अपनी प्यारी चीज के साथ महल का परित्याग कर दिया है। कौन सी प्यारी चीज? अकबर ने पूछा। प्यारी बेगम ने अकबर के मुंह को अपनी दोनों हथेलियों में लेते हुए कहा, मेरे सरताज, आपसे प्यारी कोई चीज उस महल में थी ही नहीं, इसलिए मैं आपको लेकर महल छोड़ आई हूं और अभी आपके साथ अपने मायके में हूं। प्यारी बेगम के मुंह से निकली इन बातों ने अकबर पर जादू जैसा असर किया और वे अपना क्रोध भूल गए। थोड़ी देर तक अकबर प्यारी बेगम को मुग्ध नजरों से देखते रहे, फिर बोले, प्यारी बेगम, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। इतना कहकर अकबर ने प्यारी बेगम को अपने आलिंगन में ले लिया और अकबर की बाहों में घिरी प्यारी बेगम मन ही मन बीरबल का शुक्रिया अदा कर रही थी।